इनिशिया हमने क्या देखा था कि अगर हमको मोमेंट ऑफ इनिशिया निकालना है, आई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम, वेयर डीएम इज द मास, टोटल मास located between distance r and r plus dr from the axis of rotation. तो हम इंटीग्रेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. एग्रीड? अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो फॉर ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, for a continuous mass, this is the I about axis, moment of inertia about axis. For continuous mass distribution, continuous mass distribution. Now इंटीग्रेट करने का मेथड लेंदी है, उसमें मैथ है, बट हम ऐसा कर सकते हैं. तो हम कुछ रिजल्ट टेबुलेट कर रहे हैं. पहले कुछ रिजल्ट को टेबुलेट कर रहे हैं, बाद में हम उन रिजल्ट में से कुछ को डिराइव कर देंगे. हम सब डिराइव करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. तुम किसी बुक में देख सकते हो डिराइवेशन. ठीक है, तो सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं. सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला. और एक यूनिफॉर्म रॉड है, या एक रेक्टेंगुलर प्लेट है. अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो मान लो एक रॉड है, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. एक रॉड है जिसकी मास है m, लेंथ है l, और एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है. तो इसके अबाउट होता है I अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 12. इसको हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. हम बाद में निकालेंगे भी कुछ इंटीग्रेट करके, पहले तुमको बता रहे हैं. ये तुमको याद होना चाहिए. ये होता है ml स्क्वायर बाय 12. यानी इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या है? ml स्क्वायर बाय 12. इस एक्सिस के अबाउट क्या है? ml स्क्वायर बाय 12 है. ठीक है, इसको नीचे खींच दो, इसको ऐसे नीचे खींच दो. ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा. अगर ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है B. इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है B, और ये है इसका इस साइड का बाइसेक्टर. यानी कि ये कैसा है? देखो, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और एक ऐसा जो लाइन जो इसके प्लेन में है और इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस साइड की लेंथ L है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 12. यहां भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 ही होगी. अगर यही हम इसके अबाउट निकालते, वो एक्सिस जो B को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके प्लेन में है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसके अबाउट क्या होता? mb स्क्वायर बाय 12. एग्रीड? डायग्राम समझ गए? और इसको याद रखना है, ये टेबल याद होना चाहिए एकदम. ठीक, ml स्क्वायर बाय 12. ये हो गया यूनिफॉर्म रॉड या रेक्टेंगुलर प्लेट का, दोनों का सेम आता है. दूसरा, अगर हम इसमें थोड़ा चेंज करें, इसको अगर हम ऐसे चेंज कर दें, टिल्ट कर दें, इसमें हम क्या करें? एक्सिस मान लो ये है और रॉड इस तरह से है. एक्सिस इसी प्लेन में लाई कर रहा है, बट ये एंगल थीटा बना रहा है. यानी रॉड इस तरह से है और एक्सिस कुछ इस तरह से है. परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे है. एंगल कितना बना रहा है? थीटा. तो इसके अबाउट क्या होगा? देखो, इसके अबाउट होगा सिंपली तुम्हारा जो मास यहाँ dm, तुमने यहाँ एक मास लिया था कहाँ? x और dx के बीच में.
तुमने यहां मास लिया था x और dx के बीच में, कितना मास लिया था? dm मास लिया था। इसकी डिस्टेंस क्या थी? x थी, तो क्या लिया था? dm इंटू एक्स स्क्वायर। यहां वही एलिमेंट जो यहां से x और dx के बीच में है, यही एलिमेंट जो यहां पे x और dx के बीच में है, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी x साइन थीटा, होगा ना? तो यहां पे तुमने निकाला था इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dm, और यहां तुम क्या निकालोगे? इंटीग्रल ऑफ x साइन थीटा होल स्क्वायर dm। तुम जानते हो साइन स्क्वायर थीटा सबके लिए सेम है, तो क्या होगा? ये बेसिकली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया आएगा m, इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट और इनर्शिया जो है आएगा m टोटल मास बाय 12, और l की जगह तुम लोगे l साइन थीटा। l साइन थीटा मतलब क्या हो गया? द कंपोनेंट ऑफ द रॉड, द कंपोनेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, द कंपोनेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। अगर एक्सिस ये है, अगर एक्सिस ये है, समझो अगर एक्सिस ये है, ये अगर एक्सिस है, तो इस रॉड का दो कंपोनेंट है, एक एक्सिस के लॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। आपको एक्सिस के एलॉन्ग जो कंपोनेंट उससे कोई मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है, ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई डाउट? याद रहेगा, थीटा कुछ भी होगा निकाल लेंगे। दूसरी, इसके स्पेशल केस में परपेंडिकुलर दोगे, थीटा होगा 90 हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12, थीटा दोगे 0। अगर पूरी की पूरी रॉड एक्सिस के एलॉन्ग हो, अगर पूरी की पूरी, अगर एक्सिस रॉड से पास हो रहा हो, मोमेंट इनर्शिया हो जाएगा 0, क्योंकि हर पार्टिकल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, वो वैसे भी आ जाएगा। दूसरा रिंग का केस में, दूसरा रिंग के केस में, रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, तो क्या होता है समझो इसका मतलब? अगर रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, उसमें क्या करेंगे? तो मान लो हमारे पास इस टाइप से है, कैसा है? हमारा एक्सिस कुछ इस टाइप से है। सेकंड है हमारा रिंग या हॉलो सिलेंडर। तो एक्सिस कुछ इस टाइप से है, एक्सिस कुछ इस टाइप से है, ये हमारा रिंग है, और एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग ये है, रिंग की मास है m, रेडियस है r, और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से है, ये रिंग है और ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है। तो तुम यहां मोमेंट ऐसा निकालना चाहते हो, तो ये आएगा सिंपली mr स्क्वायर। इसके बाद मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि जब यहाँ dm मास लोगे, ये dm मास कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। जब इंटीग्रेट करोगे, हर dm के लिए r सेम है, हर dm के लिए r सेम है। बताओ यहाँ dm लो या यहाँ dm लो या यहाँ dm लो, सबकी डिस्टेंस एक्सिस से क्या है? सेम है, तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट सिर्फ क्या होगा? dm, ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो मोमेंट इनर्शिया ऑफ ए रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, moment of inertia of a ring passing through its center of mass and perpendicular to its plane is mr square। क्या इसके लिए रिंग का यूनिफॉर्म होना जरूरी है? क्या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है या नॉन यूनिफॉर्म भी चलेगा? यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं है। टोटल मास तुम कलेक्ट कर रहे हो, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? डिस्टेंस r पे जो टोटल मास है उसको कलेक्ट कर रहे हो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट से कोई मतलब नहीं। रॉड के केस में भी इंटीग्रेट किए थे तो वहां यूनिफॉर्मिटी जरूरी था, क्योंकि मैंने m/l dx लिया था। बट यहां पर चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, मैटर ये नहीं करता है कि रिंग की मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैटर ये करता है कि टोटल रिंग की मास कितनी है। यहां पे राइट साइड की राइट हाफ ऑफ द रिंग अलग डेंसिटी का है, लेफ्ट हाफ अलग डेंसिटी का है।
तब भी कोई मैटर नहीं करता है। सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट हर मास का डिस्टेंस एक्सिस से आर ही है, तो सबके लिए आर कॉमन होगा, बाहर आ जाएगा। सिर्फ इंटीग्रल ऑफ डीएम मतलब टोटल मास। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, समझ लो इसको, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में यही आएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मास स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ जोड़ना होता है। एग्रीड? यस सर। दूसरी बात, दूसरी बात, अब मैं इसको नीचे खींच देता हूं, ये बन जाएगा हॉलो सिलेंडर। अगर मैं इसी मास को नीचे खींच दूंगा ऐसे करके तो बन जाएगा। अब अभी भी और मैं इसको हॉलो सिलेंडर बनाता हूं, अभी भी सारे मास इसके सरफेस पे है, यानी इक्विडिस्टेंट ही है। अभी भी इसकी मोमेंट इस एक्सिस पर हो जाएगी, mr स्क्वायर ही होगी, mr स्क्वायर ही होगी, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे सरफेस पे सब पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। अगर मुझसे पूछा जाए ये एक रिंग है, ये किसी रिंग का सेक्टर है, ये किसी रिंग का एक पार्ट है, यहां से यहां तक में टोटल मास है m, यहां से यहां तक में टोटल मास है m, और ये एंगल है 60 डिग्री, रेडियस है r। इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट इनर्शिया कितनी होगी? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया कितनी होगी? कितना होगा? mr स्क्वायर ही होगा। इसके दो तरीके हैं आपके पास, ये mr स्क्वायर ही होगा। इसके दो तरीके हैं आपके पास। क्या क्या तरीका है? पहला तरीका कि आप जानते हैं अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ एक डीएम मास लो, यहाँ एक छोटा सा साइज का टुकड़ा ले लो डीएम। ये डीएम मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? डीएम इंटू आर स्क्वायर। जब तुम फिर नेक्स्ट टुकड़ा नेक्स्ट टुकड़ा नेक्स्ट टुकड़ा लोगे, सब में r तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल डीएम कितना हो गया? टोटल मास। तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट इसका मोमेंट इनर्शिया mr स्क्वायर ही होगा। दूसरा तरीका है कि मान लो इसका मोमेंट इनर्शिया x है, मान लो इसका मोमेंट इनर्शिया x है, मान लो इसका मोमेंट इनर्शिया x है, मान लेते हैं कि ये जो आर्क है इसका मोमेंट इनर्शिया अबाउट x है। ऐसे ऐसे 6 आर्क लगा दो, ऐसे ऐसे 6 आर्क और लगा दो, तो पूरा रिंग बन जाएगा। अगर इसके अबाउट, अगर इसकी वजह से यहां मोमेंट इनर्शिया x है, अगर सिर्फ इसकी वजह से x है, इसकी वजह से भी x x x x x एंड x, तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 6x इज इक्वल टू। अब बताओ टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया? 6m इंटू आर स्क्वायर। ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। 6x इज इक्वल टू, इसका मास m था, सबका मास m है, ये एक रिंग बना जिसकी मास 6m है, यहां से 6 से 6 कट गया, mr स्क्वायर ही आएगा, mr स्क्वायर ही आएगा। अगर एक ऐसा सिलेंडर होता और एक्सेस ये होता, और एक हाफ सिलेंडर होता और एक्सेस ये होता, समझ रहे हो? मैंने क्या किया, एक सिलेंडर को लिया इस तरह से, ये मेरा एक सिलेंडर था, या ये मेरा हाफ सिलेंडर है, ये जो है मेरा हाफ सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर को मैंने बीचों बीच ऐसे करके कट कर दिया था। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट, जो उसका एक्सिस है उसकी और मोमेंट जाना चाहूँ, कितना होगा? हमारे स्क्वायर ही होगा, होगा ना? mr स्क्वायर, इसके अबाउट भी इसका mr स्क्वायर ही होगा, तो ये होगा mr स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सबका सब ये हॉलो हाफ सिलेंडर है, हॉलो हाफ सिलेंडर है, मोमेंट इनर्शिया के अबाउट जो है mr स्क्वायर ही होगा, mr स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा, बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, कुछ चीजें, ठीक, बाकी जो आप मिस कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेकेंड। थर्ड, डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क, जैसे कॉइन होता है,
जैसे कॉइन होता है, कॉइन ये डिस्क, उसका मोमेंटम इनर्शिया उसके सिमेट्री एक्सिस की ओर, सिमेट्री एक्सिस मींस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, वो आएगा mr²/2। पहले ये बताओ, रिंग के कंपैरिजन में डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? लॉजिकली सोचो। ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्यों। अगर मास सेम है तो ही मतलब, हाँ मास सेम है, रेडियस सेम है, तो अगर मास सेम है तो कम होगा। कम होगा ना? हाँ सर, क्यों कम होगा बताओ, लॉजिकली बताओ। फिर वो मास सेंटर के पास भी है ना उसमें। हाँ, इसमें क्या होता है, रिंग में सारे मास, रिंग में सारी मास डीएम डिस्टेंस आर पे है, तो हर मास का कंट्रीब्यूशन, रिंग के केस में हर मास का कंट्रीब्यूशन, डीएम का कंट्रीब्यूशन क्या है, डीएम इंटू आर स्क्वायर है। बट डिस्क के केस में कुछ मास सेंटर पे है, उसका कंट्रीब्यूशन 0 है, कुछ मास r/2 पे है, डीएम मास, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, डीएम इंटू r/2 का स्क्वायर। तो यानी कि जो बाहर मास था उसको तुम अंदर ला रहे हो, एक्सिस के नजदीक ला रहे हो, तो उस पर्टिकुलर मास को जब तुम ज्यादा डिस्टेंस पे रखे थे तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, जब वो अंदर आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, घटेगा। तो कम होना चाहिए, लॉजिकली होता भी है, होता भी है। मैथमेटिकली निकालते हैं तो कितना आता है, mr²/2 आता है। तो देखो थर्ड, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ये आपका एक डिस्क है, ऐसे करके कॉइन के जैसा है, ये कॉइन के जैसा एक कोई डिस्क है, इसकी कोई थिकनेस भी है, ये इस तरह से है, ऐसे करके, इसका मास है m, रेडियस है r, एक्सिस ये है। आपको पूछा है इसका मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा, ये होता है mr²/2। रिंग से कम आता है क्योंकि रिंग में सारा मास यहां पर था, यहां कुछ मास यहां भी है, कुछ मास यहां भी है, कुछ मास यहां भी है, और इन सब का कंट्रीब्यूशन कम होगा कंपेयर टू mr², क्योंकि इनकी डिस्टेंस r से कम है तो इनका कंट्रीब्यूशन घट गया। अब बहुत कम मास है जिसकी डिस्टेंस r है, बाकी सारे मास नजदीक आ गए हैं, मोमेंटम इनर्शिया घटना चाहिए, mr²/2 होता है। इसी को हम खींच दें ऐसे, इसको खींच दें ऐसे, ये बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। इसका एक्सिस सिमेट्री के ऑर्ड भी क्या होगा, इसकी मास m है, इसकी रेडियस r है, mr²/2 ही होगा। ठीक है, mr²/2, क्योंकि ये जो रिंग था, जितना मास इस रिंग पे था r और dr के बीच में, वही अभी इस सिलेंडर के ऊपर है जिसकी थिकनेस है dr और ये है dr, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस रिंग पे मास था r और dr के बीच में, वही r और dr के बीच के थिकनेस के सिलेंडर पे मास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि r डिस्टेंस पे अब भी r डिस्टेंस पे चारों साइड मिला के टोटल मास dm ही है, वही डिस्ट्रीब्यूशन वही है, तो mr²/2 ही आता है। ठीक है, सेंटर से पास करने वाला इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला हम डिराइव कर देंगे जो आप बोलोगे, पहले हम उस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनने लगे। अगला होता है हॉलो स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फेरिकल सेल। हॉलो स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फेयर। ठीक है, चौथा हॉलो स्फेरिकल सेल, एक ऐसा स्फेयर जिसके सरफेस पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, रेडियस r है, और पूरी जो उसकी मास है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में पूरा खोखला है, अंदर में खोखला है, इस तरह से हॉलो स्फेरिकल सेल। इसकी थिकनेस दिखाया था ताकि ये ना लगे कि ये, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, मतलब इनर रेडियस भी r, आउटर रेडियस भी r, हालांकि थोड़ा सा थिकनेस तो होगा ही। ये है हॉलो स्फेरिकल सेल, जैसे बैलून होता है और उसमें हम मास ऑफ द एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये दूसरा है, ये अर्थ की तरह है। ये है पांचवा सॉलिड स्फेयर। जैसे अर्थ होता है,
इसकी मास है m, रेडियस है r, इसकी मास है m, रेडियस है r। किसकी रेडियस से ज्यादा होनी चाहिए? किसकी? ज्यादा होगी। हॉलो स्फेरिकल में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सबका सब मास ज्यादा दूर पे है, बिल्कुल इसकी ज्यादा होनी चाहिए। 2/3 mr², इसका आता है 2/3 mr², इसका आता है 2/5 mr², 2/3 mr² एंड 2 इस एक्सिस के अबाउट, कौन सा? किसी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब बताओ अगर ऐसा होता, कैसा? अगर ऐसा होता, हाफ हेमीस्फीयर, हाफ हेमीस्फीयर, इसकी मास m, रेडियस r, इसकी ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी? कितना होगा? सेम। और ये हाफ अगर हेमीस्फीयर है, इसके बाद क्या होना चाहिए? मान लो x है, मान लो इस एक्सिस के बाद इसका रेडियस है x है, एक और नहीं लगा दो नीचे से, x प्लस x 2x, 2x शुड बी इक्वल टू 2/3 इंटू 2m, इसकी मास m, इसकी मास m, तो एक स्फीयर बना जिसकी मास है 2m इंटू r², तो इसकी वही आएगी ना, 2/3 mr² ही आएगी, 2/3 mr²। इसके अबाउट इसका होगा 2/3 mr², और इसके अबाउट कितना होगा? इस एक्सिस अबाउट क्या होगा? सेम, यस सर, सेम होगा। सेम आएगा 2/3 mr², इसके अबाउट भी 2/3 mr² होगा। देखो मोमेंट रेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुमको 3 चीज समझना है। पहला, तुमको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। दूसरा, लॉजिक से बहुत काम करता है। तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम लॉजिकल पूछा जाएगा कि बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग फॉर्मूला जो तुमको याद है, जो फॉर्मूला तुमको याद है, क्या उसका यूज करके तुम उस फॉर्मूले को निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, जो तुमको याद नहीं है। जो फॉर्मूला तुमको याद है, एक बार इंटीग्रेट करते हैं, दोबारा इंटीग्रेट नहीं करते हैं। एक बार हम अगर इसको इंटीग्रेट कर फॉर्मूला निकाल लिए, दोबारा एक्सिस का एक्सिस भले चेंज कर देंगे, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। लॉजिकली डेरिवेशन पूछेगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा है। ठीक है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, उसी तरह से यहां पर बताओ, यहां पर वही होगा। अगर हाफ होगा, यहां से हाफ अगर कट करेंगे तो भी mr² 2/5 mr²। अब जरा देखो, इसको निकालने का बहुत सारा तरीका बहुत बुक में दिया हुआ है। तुम कोई भी यूट्यूब पे सर्च करो तो इसका पूरा इसको मोमेंट से निकालने का तरीका दिया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका डेविड मोरिन में दिया हुआ है, एक स्टेप का तरीका है, बहुत लॉजिकल। मुझे लॉजिक बहुत पसंद होता है, किसी को भी फिजिक्स ये सब्जेक्ट विद लॉजिकल मेथड गिव्स यू मोर हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन देन मैथमेटिकल मेथड्स। इसको निकालने का उसने बहुत अच्छा तरीका बताया। क्या बताया है? उसने बताया है कि उसने क्या किया है, इसको मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस, और इसको मान लिया z एक्सिस। 3 एक्सिस ले लिया, x ये ले लिया, x ये ले लिया, y सेंटर से पास की ये ले लिया, z। तो क्या i अबाउट x एक्सिस, i अबाउट y एक्सिस और i अबाउट z एक्सिस होगा सेम? सेम हो, स्फीयर है ना, स्फीयर है, सब एक्सिस एक जैसा, मार्जिन नहीं जैसा। तो उसने कहा, उसने कैसे इसको डिराइव किया, मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा था। मुझे लगा कि उसने कहा कि मान लेते हैं कोई मास है dm, यहां एक छोटा सा पैच ले लो जिसकी मास है dm और इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z। कोई मास है जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, 3 डायमेंशन में। कोई भी पॉइंट ले लो, वहां स्मॉल मास ले लो dm, उसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो क्या हम लिख सकते हैं I about x axis is equal to integral of dm into y square plus z square? क्योंकि x एक्सिस से प्रथम x एक्सिस अगर कोई कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होगा। समझ रहे हो? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि y और z
जो है, और y और z हर पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे मैं इसकी बात करूं, जरा देखो, यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, या अगर 3 डायमेंशन में ये अगर x एक्सिस है और यहां कोई पॉइंट है x, y, z, तो यहां जब ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होगा ना। आई का y होगा इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आई का z का होगा इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समझो, डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो स्फीयर है, ये अगर कोई स्फीयर है तो इस एक्सिस से हर पॉइंट की डिस्टेंस तो वेरी कर रही है ना, इसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इंटीग्रेट, बट अगर तीनों को जोड़ दें तो बड़ा अच्छा चीज आता है। आई प्लस आई 3i इज इक्वल टू इंटीग्रल dm कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, सही है। सही है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हर जगह सेम है, आर स्क्वायर स्फीयर है ना, स्फीयर के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेरी कर रहा है। याद रखो, यहां पर अगर एक लोग एलिमेंट, ये डिस्टेंस आएगा डिफरेंट, और यहां लोगे तो ये डिस्टेंस आएगा डिफरेंट, क्योंकि तुम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले रहे हो। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हर जगह क्या है, आर स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हर जगह क्या है, आर स्क्वायर। ये फिक्स क्वांटिटी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू 2r स्क्वायर, होगा। आर स्क्वायर बाहर निकाल दो तो कितना आ गया, 2r स्क्वायर इंटू मास, तो आई कितना हो गया 2/3 आर स्क्वायर, हो गया ना। इससे शॉर्ट मेथड नहीं, इससे लॉजिकल और बेस्ट मेथड कोई नहीं, ठीक है। खैर हम सबको डिराइव कर देंगे जो तुम बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर से बता रहा हूँ डेरिवेशन पे कंस्ट्रक्ट मत करो, अगर सारी क्वेश्चन बनाना चाहते हो सब कुछ पे, ठीक है। तो ये हो गया एक, इसके अलावा पांचवा हो गया, ये हो गया 2/3, हो गया 2/5। मैंने तुम लोगों को नोट्स भेजा, उसमें भी ये पूरे वो बने हुए हैं, टेबल बने हुए हैं। अगला जो है वो है, अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है तो अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है और उस प्लेट में अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है और उसकी किसी एज के अबाउट, मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, ट्रायंगुलर प्लेट, ये ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, एक कार्डबोर्ड में से कट कर लो, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, और आप इसकी अबाउट निकालना चाहते हैं बीसी के अबाउट, तो क्या करो, ए से एस के ऊपर ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, लेट दिस हाइट बी एच, क्या करो ए से यहां ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर हाइट कितनी मान लो, ये क्या है एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए, तुमको बीसी के अबाउट निकालना है, ठीक है। इसकी अबाउट आई अबाउट बीसी होगा m इंटू एच स्क्वायर बाय 6, m इंटू एच स्क्वायर बाय 6, मास ऑफ द प्लेट इंटू जिस लाइन के अबाउट निकालना है, जिस एज के अबाउट, उस पर ड्रॉप कर दो बचे हुए एज से परपेंडिकुलर एम एच स्क्वायर बाय 6, ठीक है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर प्लेट का। सातवां, वैसे तो तुमको याद क्या रखना है बता देता हूं, रिंग 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 हॉलो सिलेंडर, रिंग को हुप भी बोलते हैं, रिंग को क्या बोलते हैं, हुप बोलते हैं। आईटी क्वेश्चन जब पूछता है तो उसका 3-4 वर्ड यूज किया, हुप, HOOP, हुप मतलब होता है रिंग, रिंग हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर क्या हुआ mr स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, ये एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कोन की, एक हम सॉलिड कोन ले लेते हैं, और ये इसका ये कहीं काम नहीं देता है, फिर भी इसको बस याद कर लेते हैं, ये कोन है।
कोन के केस में इसका जो होता है मोमेंट इनर्शिया स्क्वायर होता है 3/10 mr²। एट्थ ठीक है। अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि बेसिकली ये सब काफी हैं। और एक हॉलो सिलेंडर है, और आप इसका मोमेंट इनर्शिया इसके सेंटर से पास करते हुए और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? टू फाइंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, अगर तुम आप सिलिंड्रिकल सेल का निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, ये होता है आप इसके अबाउट चाहते हैं, इसके तो पता है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट तो पता है, mr² जस्ट हॉलो सिलेंडर। इसके अबाउट अगर इसकी लेंथ l है, रेडियस अगर इसकी r है, इसकी अबाउट होता है ml²/12 प्लस mr²/2। कैसे निकालते हैं बताएंगे इसके बाद। ठीक है, 9th। और यही चीज होता क्या, तो यहां देखो, अगर इसकी रेडियस 0 कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? रॉड। यस सर। और अगर इसकी लेंथ 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सर रॉड ही बनेगी। लेंथ 0, रिंग बन जाएगा। रिंग का ये डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, चलो देखेंगे। अगर उसी में अगर ये सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, सर उधर का थोड़ा कट रहा है। सर हाँ सर ये कौन होलो है कि सॉलिड है? सॉलिड है। अच्छा, लिखा नहीं था मैंने, सॉलिड है। हॉलो, ये था हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। और इसमें भी यही है, इसकी लेंथ L, रेडियस R, और एक ऐसा एक्सिस जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो और एक्सिस से पास कर रहा हूं, एक ऐसा एक्सिस जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर हो और एक्सिस से पास कर रहा हूं। ठीक है, इसका होता है ml²/12 प्लस mr²/4। क्यों होता है बताएंगे, अभी सब बताएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए अब जरा हम आ रहे हैं इस पे, किस पे? एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जो तुम याद रखना। और मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये लेंथ है L, ये लेंथ भी है L, ये एंगल है β/2, एंगल बाइसेक्टर, ये भी है β/2। ये क्या है? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट है, और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस क्या है? इस प्लेट के परपेंडिकुलर है और तुम्हारी तरफ है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस ये है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के, और इस तरह से। ठीक है, ये दोनों लेंथ है L, और ये मान लेते हैं, या इसको मान लो बीटा, इसको मान लो 2β, ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। उस केस में इसके अबाउट इसका मोमेंट इनर्शिया आता है I एक्सिस इज इक्वल टू ml²/2, ये आता है ml²/2 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर बीटा।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस, ये तुमको कहाँ काम देगा, ये तो कहाँ काम देगा। कई बार ऐसा होता है जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो चीज ट्रायंगल्स का बना होता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अगर तुमसे ये पूछूं, ये सब नोट्स में है तुम्हारे, तुम इसको देख सकते हो। और मैं तुमसे ये पूछूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लेंथ ए, ये लेंथ ए, ये लेंथ ए, और आपको इसके अबाउट, इसके सेंट्रॉइड से पासिंग और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, तुमको इसके अबाउट एक्सिस ये है जो इसके सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट इसके सेंटर से पास हो रहा है, उसके प्लेन के, आपको इसके और निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे समझो, इसको हम 3 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे, देखो है ना, ऐसा ही ट्रायंगल है ना, इसकी और निकाल दो, उसका 3 टाइम्स कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी और क्या हो जाएगा बताओ, 3 टाइम्स ऑफ m इंटू m मीन्स m/3। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मास कितना होगा m/3, L ये है ना, L क्या है, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स इस वर्टेक्स में आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये डिस्टेंस मान लो r है, तो कितना हो जाएगा m/3 इंटू r स्क्वायर बाई 2। देखो अब इसको भूल जाओ, पहले एक का निकालते हैं, I1 कितना हो जाएगा, m की जगह m/3 1/2 r स्क्वायर 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर बीटा। बीटा का मतलब है समझो, बीटा का मतलब है ये क्या हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री, 60 होगा जी, ये 60 होगा, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और इसको मैं अब क्या करूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसा यही इसका और यही इसका, तीनों का इक्वल है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा 3I1। मैं अगर तुमसे ये पूछूं, ये एक हेक्सागन है, यह काम करता हूं, एक रेगुलर पॉलीगन ले रहा हूं, ये हेक्सागन ले लो या n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले लो, ये प्लेट है, इसकी ओर निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसकी ओर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और कोई मेथड बहुत लंबा जाता है, ठीक, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसका मास सब कुछ पता है हमको अगर ये लेंथ दिया हुआ है, मान लो L दिया है, ये भी दिया है L, ये तो इस टाइप का है, मतलब ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल जो है उसका रेडियस है L, और N साइडेड पॉलीगन होगा तो उसका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का रेडियस होगा L, मास होगा उसका टोटल मास बाय n, जो कि बाद में n से मल्टीप्लाई भी होगा, और यहां तुमको पता है एंगल क्या है और ये क्या है, तुम निकाल सकते हो, ठीक। इतना तो तुमको याद रखना है, पहली बात इतना याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, अगर फंसना नहीं चाहते हो, और मैं बता रहा हूं कभी नहीं फंसोगे, ठीक। दूसरा, अगर तुमको ये याद है और तुम इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन बनाने के लिए तुमसे उम्मीद किया जाता है ये याद है, उसके बाद ही तुम अगला स्टेप में घुस सकते हो। अगला स्टेप है इन गिवन फॉर्मूले से नए फॉर्मूले तक जाना, उसके लिए हमारे पास 2 थ्योरम है, जो हम बिना मैथ लगाए, बिना इंटीग्रेशन लगाए हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। और वो मेथड है, एक का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक का है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2 थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। वो दोनों एक्सिस से हम बिना इंटीग्रेट किए दूसरे चीज पे पहुंच सकते हैं। हम उसको बता रहे हैं पहले, फिर से हम बता रहे हैं, हम सब डिराइव कर देंगे, बट डिराइवेशन क्वेश्चन के बाद पहले, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। इतना अगर आपको याद है, अब आ रहे हैं दूसरे पे, उसको बोलते हैं थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमको जनरली क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन लॉजिकल भी नहीं है और लेंदी भी होता है, दोनों होता है। तो वैसे केसेस के लिए, और कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता है, तो इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरम है, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है।
So two theorems to determine moment of inertia about an axis, provided these formulas are remembered by you. थ्योरम को अप्लाई करने के लिए भी नॉलेज, नए नॉलेज गेन करने के लिए पुराना नॉलेज का एक बेस चाहिए होता है, वो हम दे चुके हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट, पहला होता है उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका कहना है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसका कहना है ये कोई भी बॉडी है, कोई भी, मान लेते ये कोई बॉडी है, ऐसे करके ये कोई मास, कोई बॉडी है, तुमको कहा गया है, तुमसे कहा गया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर दिस एक्सिस, तुमसे कहा गया है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर दिस एक्सिस। क्या होगा? तुमसे कहा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर दिस एक्सिस, इस एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो तुम क्या करो, इस एक्सिस के पैरेलल, तुमसे कहा गया है कि इस एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो तुम क्या करना है, इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल कहीं भी, बट इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल एक लाइन लो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। ये कहीं भी हो सकता है, समझ लो, ये कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, ये एक्सिस कहीं भी हो सकता है पूरे स्पेस में। तो इसके पैरेलल एक एक्सिस लो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। टेक एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, इसके पैरेलल एक लाइन लो जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हो। देखो सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उससे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। हमको बाकी लाइन से मतलब नहीं, हमको वो लाइन जो इसके पैरेलल है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ये बोलेंगे दिस इज लाइन पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसके बाद अगर आईसीएम है, इसके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है, तो इसके बाद जानना चाहते हो, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो आई एक्सिस होता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सेंटर आई एक्सिस होता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। क्या होता है? आई एक्सिस होता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिक्वायर्ड एक्सिस एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू दैट। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस वो होता है एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये दो एक्सिस के बीच में रिलेशनशिप दे रहा है। क्या क्या? एक सेंटर मास एक्सिस और दूसरा जो आपका रिक्वायर्ड एक्सिस था, कहीं भी था रिक्वायर्ड एक्सिस। तो क्या कह सकते हैं कि इस सेंटर मास एक्सिस से जो मोमेंट से यहां होगा, इस पूरे सर्किल पे वही होगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ एक्सिस है और यहां से पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे आपने एक लाइन लिया है, तो इसको लिखोगे एम डी स्क्वायर। अगर मैं इसको सेंटर मान के इसको ऐसे घुमा दूं, यहां ले आऊं, तब भी क्या लिखोगे? आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। ये पूरा एम डी स्क्वायर ही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। दो तीन बातें मैं इसमें बताना चाहता हूं, पहले समझ लो, बाद में इसको अप्लाई। पहला, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी। एनी टाइप मतलब एनी टाइप, 1D, 2D, 3D, सब बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस थ्योरम is applicable for
any type of body means 1D body, 2D body, 3D body, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब पे ये एप्लीकेबल है। पहली बात। दूसरी बात, इन दो एक्सिस में एक एक्सिस सेंटर मास होना चाहिए। आप नॉन सेंटर मास एक्सिस बीच में नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दो एक्सिस है, बीच में कहीं बॉडी है, एक बॉडी है उसके दोनों तरफ एक ले लिए एक्सिस। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये पता कि ये निकल जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। आप किसी भी दो पैरेलल लाइन में ये नहीं लगा सकते। एक बॉडी क्या होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास, एक नॉन सेंटर ऑफ मास। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ये है I1, हम ये नहीं लिख सकते हैं यहां एक लिया एक्सिस और यहां भी एक लिया एक्सिस। हम ये नहीं कह सकते हैं यहां एक ले लिया एक्सिस और यहां एक ले लिया एक्सिस और इनके बीच मान लो डिस्टेंस x है, न ये सेंटर मास से पास कर, न ये सेंटर मास। हम ये नहीं कह सकते हैं कि I डैश इज इक्वल टू I प्लस mx स्क्वायर, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा इसमें पॉइंट ये है, वन ऑफ दिस एक्सिस, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट बी सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तीसरा पॉइंट, हम अगर इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बैम्बू ट्री होता है ना, बैम्बू ट्री, तो बैम्बू का बहुत सारा पेड़ है, हम अगर इनफाइनाइट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं पूरे स्पेस में, हम अगर इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं पूरे स्पेस में, हम अगर किसी बॉडी के आसपास स्पेस में हर जगह एक एक खूंटा, क्या बोलते हैं उसको, एक एक पिलर लगा दें, सब पैरेलल है, सब आपस में पैरेलल है, उसमें सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। क्योंकि कोई भी एक्सिस लोगे उसमें आई सेंटर ऑफ मास में जोड़ रहे हैं, और ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा ना। Out of all the parallel lines possible in the universe, around any mass distribution, around any body, you would get the minimum moment of inertia about the center of mass axis. ठीक है। So, और मैं ऐसे करके और मैं स्पेस में बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दूं, और मैं स्पेस से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दूं, आउट ऑफ all lines parallel to, out of all parallel lines, moment of inertia is minimum about center of mass axis होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास में हमेशा तुमको जोड़ना है, चाहे तुम एक्सिस यहां लो या तुम एक्सिस D1 पे लो या D2 पे लो, तुम यहां से D1 डिस्टेंस पे लो या फिर D2 डिस्टेंस पे लो, याद रखना, यहां से तुम एक्सिस D1 डिस्टेंस पे लो या फिर D2 पे लो, दोनों केस में तुमको यहां क्या लिखोगे, ICM कॉमन होगा m D1 स्क्वायर और एक में होगा ICM प्लस m D2 स्क्वायर। तो ICM तो कॉमन है, जब ये D0 होगा तब ये मिनिमम होगा। तो मोमेंट इनर्शिया मिनिमम होता है सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो यानी कि आउट ऑफ ऑल द पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक बॉडी है इस तरह से, और मैं एक एक्सिस यहां ले रहा हूं, फिर 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 यहां ले रहा हूं, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, मैं एक्सिस लेफ्ट टू राइट लेता जा रहा हूं, फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जब मैं इसका मोमेंट इनर्शिया लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ऐसे हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस डिस्टेंस x। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मिनिमम हो रहा है तब इंक्रीज कर रहा है ना। जहां ये सबसे कम आ रहा है ना, वो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। जहां ये सबसे, अगर ये मिनिमम आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है। अगर ये मिनिमम आ रहा है ना, अगर I इसके अबाउट मिनिमम है, यानी ये पहले I घटा, यहां मिनिमम होगा फिर बढ़ने लगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
दूसरी तरीका, इसी को पूछने का दूसरा तरीका है, तुमको मोमेंट इनर्शिया दे दें 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, पूछे बताओ इसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या है। जहां di/dx 0 होगा, जहां di/dx 0 होगा वहां सेंटर ऑफ मास, बिकॉज जहां पर मोमेंट इनर्शिया मिनिमम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज I is minimum, I is minimum, हाँ मिनिमम यानी कि बिकॉज I की वैल्यू मिनिमम होती है सेंटर ऑफ मास पे, यानी उस पॉइंट पे di/dx कितनी होती है, 0 होती है। इसको इक्वेट करो तो x कितना आएगा 3 ना, di/dx 0, x कितना आएगा 3। हाँ सर 3 आ गया। ये फंक्शन कैसा होगा अगर हम I और D में ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम I और D में ग्राफ प्लॉट करें कैसा फंक्शन आएगा, पैराबोला। हाँ सर। देखो I और D में ग्राफ, ये कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है, इसकी जो है पैराबोलिक ग्राफ होगा। किसी एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हर तरफ जाओगे तो मोमेंट इनर्शिया सेम आएगा। किसी एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है उससे इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी बॉडी ये ले लो, उसके बाद मोमेंट इनर्शिया सेम आएगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये समझो, ये इसका सेंटर मास एक्सिस है, मान लो ये इसका सेंटर मास एक्सिस है, और मैं क्या कर रहा हूं बिना कैलकुलेशन के मैं बता सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये इसका सेंटर मास एक्सिस है, ये इससे पास हो रहा है, मैं यहाँ एक सर्किल बना रहा हूं रेडियस r का, इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया और इसके अबाउट सेम आएगा, आएगा ना। हाँ सर सेम आएगा। सेम आएगा, यानी अगर मैं इसके अबाउट निकाल सकता हूं, अगर मैं इसके अबाउट निकाल सकता हूं और पूछा गया है इसके अबाउट जो मैं नहीं निकाल सकता हूं, तब भी मैं निकाल सकता हूं यहां से, ठीक है। तो पहला, दूसरा, इसका मीनिंग क्या है जरा समझो, इसका मीनिंग क्या है। ये तो इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या दिख रहा है। पहला टर्म ये कह रहा है, पहला टर्म ये कह रहा है, पहले टर्म, यहां दो टर्म का सुपर इंपोजिशन है, दो टर्म जुड़ा हुआ है। पहला टर्म का मतलब है कि भूल जाओ कि किस एक्सिस वर्ड पूछा है, इसकी वर्ड जानो, इसको भूल जाओ। पहला स्टेप कहता है कि ये सोचो कि तुम यहां पे इस एक्सिस पे खड़े हो और इसके अबाउट निकालो से कि इसका मोमेंट इनर्शिया क्या है, वो टर्म क्या आएगा, ICM आएगा। पहला टर्म कह रहा है यहां बैठो, इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस एक्सिस, भूल जाओ कौन सा एक्सिस है, कोई भी एक्सिस पूछा गया हो, बस ये समझो कि पहले हम सेंटर मास को निकाल ली। दूसरा स्टेप में क्या करो, भूल जाओ कि ये जो बॉडी है, भूल जाओ कि ये जो बॉडी है वो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है। इस पूरे बॉडी को पॉइंट मास मान के सेंटर पे डाल दो और उछल के यहां आ जाओ। अब इसके अबाउट निकालो, अगर ये पूरा पॉइंट मास होता, अगर ये पूरा पॉइंट मास होता सेंटर मास पे रखा हुआ, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता यहां से, इस एक्सिस की अबाउट बताओ, md² होता ना। तो यहां दो कंपोनेंट है, पहला कहता है सेंटर मास एक्सिस के अबाउट निकालो, ये सोच के कि दूसरा कोई एक्सिस है ही नहीं। पहला कंट्रीब्यूशन कहता है फाइंड अबाउट सेंटर मास, ये तो कॉमन होगा सब में। दूसरा कहता है उस एक्सिस के अबाउट निकालो, ट्रीटिंग दिस एज पॉइंट मास, तो पहला कंपोनेंट जो है वो बोलता है कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस से के अबाउट निकालो, ट्रीटिंग नो अदर एक्सिस, दूसरा कोई एक्सिस है ही नहीं, सिर्फ सेंटर मास एक्सिस ही है, वो तुमको पता होगा। दूसरा, फाइंड अबाउट दैट एक्सिस, फाइंड अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है, ट्रीटिंग या रिप्लेसिंग एंटायर मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट मास मान के निकाल दो।
एग्जाम्पल देखो, और इसमें ऐसे ऐसे खतरनाक ये होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, इसमें एप्लीकेशंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। फिर से बता रहे हैं, तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आईआईटी जेईई में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो तब तक नहीं बनेगा जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालोगे। यानी एक ही क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने का टेस्ट हो जाएगा, उसके अलग से क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का स्किल भी चेक कर लेगा, वो उसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। वो नहीं होगा तो उसके बाद वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बिना उसके। तो एक ही क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट पूछता है, एक क्वेश्चन पे एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन कम पूछता है। और पूछेगा तो बना लोगे, वो तुम जानते हैं, पूछेगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, सो देखिए, ये एक रॉड है, इस तरह से रॉड निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m लेंथ है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसके बाद बता रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड नॉर्मल टू द लेंथ। ठीक है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू लेंथ, इसकी ओर बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक एक्सिस लेंगे जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। ठीक है, इसकी ओर जो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी ओर पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट। तो आई जो होगा, देखो ये ICM है जो तुमको पता है, ml²/12। इसके अबाउट निकालना था, लिख देंगे I अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ICM का मतलब ml²/12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, l/2, ये हो जाएगा ml²/3। दूसरा ये एक रिंग है, मास m, रेडियस r। एक्सिस जो है इस एंड से पास हो रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द पेरिफेरी, द एक्सिस पासिंग थ्रू द पेरिफेरी, जो इसके पेरिफेरी से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह से। ये भी एक्सिस पॉसिबल है, टेंजेंशियल, वो लेंगे इसके बाद, परपेंडिकुलर के बाद। पैरेलल में देखो, हमको इसके बाद पूछा है, इस एक्सिस के बाद पूछा है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और पेरिफेरी से पास हो रहा है। तो पहले इसके पैरेलल एक एक्सिस लो जो यहां से पास हो रहा हो। एग्रीड? और ये तुम जानते हो कितना है, ये तुमको पता है, mr²। सब इक्विडिस्टेंट था तो mr²। तो इसके अबाउट हो जाएगा, बताओ, mr² प्लस mr²। इसके उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है ना, प्लस mr², ये हो जाएगा 2mr² हो जाएगा। तीसरा, और इधर ध्यान देना, हाफ रिंग है, तुमसे पूछा गया है इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास और इसके अबाउट भी। I1 भी पूछा है और I2 भी पूछा है। इसकी मास है m, रेडियस है r। अब क्या करेंगे, समझ लो, ये हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है, और जो इस तरह से रखा हुआ है, हाफ रिंग है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है या रोटेट जो है कर सकता है। ये हाफ रिंग है और ये यहाँ रखा हुआ है I1, ये एक्सिस I1, या फिर ये हाफ रिंग है और इस कॉर्नर से ये एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सपेक्ट पता ही नहीं है।
इसका सेंटर मास कहाँ है? यहाँ है क्या? नहीं है ना, नहीं सर। 2r/π पे। इसका सेंटर मास यहाँ है। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, हमको ICM पता होता है, हमको ICM पता होता है, जनरली ऐसा होता है ICM पता होता है, हम दूसरे के, यहाँ उल्टा है, या दूसरे बार पता है उससे हम ICM निकाल लेंगे। देखो कैसे, ये ICM है जिसके वाट हम नहीं निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी नहीं निकाल सकते हैं, इतना डिफिकल्ट है, बट इसके बाद पता है हमको, इसके बाद पता है, एक्सिस ए के बाद पता है यस सर। सारे एलिमेंट इक्विडिस्टेंट, या इसमें एक काम करो, इसका x मान लो, नीचे भी एक और दे दो, 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2m इंटू आर स्क्वायर, तो I अबाउट a कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर होगा। यस ये पता है हमको, बट ये सेंटर मास एक्सिस नहीं है, सेंटर है, सर्किल का सेंटर जरूर है, बट ये सेंटर मास नहीं है, सेंटर मास तो यहां पर है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2r/π। याद है? यस सर। यस जिसको याद नहीं है एक बार सेंटर मास का सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, ठीक है? IA इक्वल टू mr स्क्वायर। अब देखो, अब तुम्हारा ICM कैसे निकालेंगे? IA क्या हो जाएगा बताओ? क्या हम लिख सकते हैं IA इज इक्वल टू ICM प्लस दिस? IA को लिख सकते हैं ICM प्लस mr स्क्वायर, m इंटू 2r/π का होल स्क्वायर। क्या हम I अबाउट एक्सिस A और I अबाउट सेंटर मास को रिलेट कर सकते हैं कि I अबाउट एक्सिस A इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू 2r/π का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू mr स्क्वायर माइनस 4/π स्क्वायर, 4/π स्क्वायर इंटू mr स्क्वायर, होगा ना? सही है जी? यस सर। कोई डाउट किसी को? क्योंकि अगले में यही डिस्क बनेगा, अगले में यही डिस्क बनेगा, और जब ये डिस्क बनेगा तो फर्क क्या आएगा? ये हो गया एक्सिस A, ये हो गया I1, ये हो गया I2। अब जब ये डिस्क बनेगा तब क्या होगा? जरा देखो, ये होगा सेंटर ऑफ मास। फर्क ये होगा कि I अबाउट A कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2, हो जाएगा जी? यस ये डिस्टेंस हो जाएगा 4r/3π, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4r/3π। यहां होता था 2r/π और डिस्क के केस में होता है 4r/3π। मेथड वही रहेगा, समझ लो। और हम ICM पूछे तो निकाल लोगे, तुम्हारा ICM निकल गया। कैसे निकला? इनडायरेक्टली। तुमको I अबाउट नॉन सेंटर मास एक्सिस पता था क्योंकि यहां से हर पार्टिकल इक्विडिस्टेंट है, और ICM पता नहीं था, तो यहां से अब यहां पहले क्या करते थे? ICM में जोड़ते थे, अब इसमें उसी को घटा देंगे। आ गया ICM, आ गया ICM, आ गया तो I1 भी आ जाएगा। I1 कितना होगा बताओ? ICM और I1 क्या हो जाएगा? ICM प्लस I1 क्या हो जाएगा? ICM प्लस m इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना है बताओ? r माइनस 2r/π का स्क्वायर। सही है? ICM पता है, ये जो है निकालना है, तो क्या कर देंगे? ICM प्लस ये हो जाएगा r माइनस 2r/π का होल स्क्वायर, निकाल लेंगे ना। और अगर ये निकालना है I2, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बताओ? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 2r/π का होल स्क्वायर। सही है? x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस 2r/π का स्क्वायर होगा। ICM पता है, I2 कितना हो जाएगा बताओ? ICM जो तुम निकाल चुके हो प्लस m टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 2r/π का स्क्वायर। सही है?
यू कैन गेट इट। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। चलिए, दूसरा जो थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो क्या है देखो, बेटा इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ उन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो 2 डायमेंशनल बॉडीज हो या प्लेनर बॉडीज हो या उसको कहते हैं लेमिनार बॉडीज हो। कौन सा? 2 डायमेंशनल बॉडी या लेमिनार बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। समझो। सो दूसरा थ्योरम है, उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये जो होता है, ये होता है एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर या कह सकते हो 2D बॉडीज। बोलते हैं लेमिनार बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमिनार बॉडीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, ये कोई बॉडी है, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए। इसके प्लेन में कोई भी 2 एक्सिस ले लो। इसके प्लेन में ये मान लो XY प्लेन में लाई करता है, दिस बॉडी लाइज इन XY प्लेन। तो इसमें कोई भी 2 लाइन ले लो जो इसके प्लेन में हो और आपस में परपेंडिकुलर भी हो। अगर आपको इसको x से मान लो तो ये y हो जाएगा। अगर आपको IX पता है, अगर आपको IX पता है और आपको I अबाउट y एक्सिस पता है, जो तीसरा एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक तीसरा एक्सिस जो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर है, यानी z एक्सिस हो जाएगा IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ठीक, the body lies in XY plane and we know moment of inertia of the body about any two lines lying in the plane of body and mutually perpendicular to each other, then the moment of inertia through the point of intersection of those two lines and normal to the plane. Z is the axis perpendicular to the plane and axis perpendicular to the plane and passing through point of intersection. जो ये point of intersection है, ये center mass होना जरूरी नहीं है। Point O, the point of intersection of these two lines, point O need not be center of mass. ये प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है आप इसको स्फेयर पे नहीं लगा सकते हैं, कोन पे नहीं लगा सकते, उसी बॉडी पे लगा सकते हैं जो बॉडी एक ग्राउंड पे रखा जा सके बिना किसी हाइट के। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक रिंग है, मास m रेडियस r। हमको इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट एनर्शिया निकालना है, हमको इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट एनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे?
ये रिंग है, मास एम रेट। मान लेते हैं इस डायमीटर का मोमेंट एनर्जी कितनी x है, एग्रीड? तो क्या इसके वाट भी x होगा? और ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। अगर इसके वाट मोमेंट एनर्जी I है तो क्या इसके वाट भी होगा I? यस सर। तो इसके वाट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? इसके वाट क्या हो जाएगा? आई जेड कितना हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई। बट तुम आई जेड जानते हो, तुम आई जेड जानते हो, इस एक्सिस से हर पार्टिकल इक्विडिस्टेंट था ना? यस सर। आई जेड तुम जानते हो एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई प्लस आई टू आई। तो आई कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। आई हो गया एम आर, इसके वाट एम आर स्क्वायर बाई टू, इसके वाट भी एम आर स्क्वायर बाई टू। एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर। अब अगर मैं ये पूछूं कि ऐसा एक्सिस, अभी तक मैंने क्या पूछा था लास्ट केस में, एक एक्सिस जो इसके पैरेलल है और यहां से पास हो रहा है, एक एक्सिस जो इसके पैरेलल है, यहां से पास हो रहा है, तुमने क्या किया था? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब मैं अगर ये पूछूं एक एक्सिस जो इसके पैरेलल है और यहां से पास हो रहा है, और मैं इस एक्सिस को पूछूं, यहां से देखो दो एक्सिस में बना सकता हूं, एक एक्सिस इस तरह से और एक एक्सिस इस तरह से। एक एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसमें ये चाहिए, इसके पैरेलल एक्सिस ये था, वो तो पहले केस में निकाल लिया पैरेलल में, बट इसके पैरेलल ये है, मतलब इसके पैरेलल ये है, तो डायमीटर चाहिए ना। इस टेंजेंशियल एक्सिस से निकालने के लिए डायमीटर चाहिए, और डायमीटर तुम निकाल लिए। अब अगर तुमको इसके वाट पूछता हूं मैं, तो क्या करोगे? एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर होगा। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं एक्सिस पी क्यू के अबाउट, अब मैं तुमसे एक्सिस पी क्यू के बाद पूछूं, तो क्या करोगे तुम? लिखोगे एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। एग्रीड? टेंजेंट के अलोंग ये हाँ, टेंजेंट है वो, टेंजेंट है वो, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो अब मैं दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा हूं, तो याद रखना इसी प्लेन में होना चाहिए दोनों, और इस तरह से होता है, ठीक है। नाउ सी, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं। अब मैं दोनों जितने मुझे फॉर्मूले याद है और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, उससे मैं सारे मोमेंट एनर्जी निकाल सकता हूं, मैं सारे मोमेंट एनर्जी निकाल सकता हूं। मैं तो क्लास में बेसिक ही कर रहा हूं अभी। देखो मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसकी वाट क्या होता है मोमेंट एनर्जी? इसकी मास है m, लेंथ है l। इसकी और क्या होता है मोमेंट एनर्जी बताओ? इसकी और क्या होता है मोमेंट एनर्जी? एम ए स्क्वायर बाय 12। इसकी और कितना होता है? सेम। यस सर। तो उसके और क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाय 6। एम स्क्वायर बाय 6। इसके अबाउट हो जाएगा एम स्क्वायर बाय 6। मैं जानना चाहता हूं इसके अबाउट क्या होगा, इस कॉर्नर के अबाउट। क्या लिख दूं मैं इसको? एम स्क्वायर बाय 6 प्लस ये पैरेलल है, निकालना इसके अबाउट है, निकालना इसके अबाउट है, इसके पैरेलल मैंने यहां से पास करा दिया। एम स्क्वायर बाय 6 प्लस एम एल बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, सही है। हाँ सर। 2ml स्क्वायर बाय 2/3 ml स्क्वायर। अब समझो
इसका काम पड़ेगा, इसका काम पड़ेगा। एक स्क्वायर प्लेट को लेगा इस तरह से, एसएचएम की इसमें ऐसे कॉर्नर को छोड़ देगा, ये एसएचएम, इसका टाइम पीरियड पूछेगा। एसएचएम चैप्टर में जब जाएंगे और पढ़ेंगे कंपाउंड पेंडुलम, तो बोलेगा यहाँ एक नेल है और यहाँ पे एक स्क्वायर बुक ऐसे हैंग कर रहा था, इसको ऐसे फर्स्ट टिल्ट करके छोड़ दो, इसका टाइम पीरियड निकालो। तो निकालना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन पूछूंगा, इसको इस तरह से कॉर्नर से करके छोड़ दिया, जैसे छोड़ा हिंज रिएक्शन निकालो इसी चैप्टर में। मोमेंट इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट इनर्शिया की एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है आने वाले हर चैप्टर के लिए। ठीक, मैं चाहता इसको और तरीके से बना सकता था। मेरे पास टूल्स एक नहीं है, दो नहीं है, ज्यादा है। मैं इंटीग्रेट करके निकाल ही सकता हूं। अगर मैं गधा हूं और मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मैं इंटीग्रेशन करके ही निकालूंगा। जहां पे वो मेथड भी है, जहां पे मैं चाहता तो इस चीज को ऐसे भी निकाल सकता था, ट्रायंगल वाले से। बताया था ना, बीटा वाला। इसको मैं 4 गुना कर दूंगा। वेरीफाई करके देखना, जब भी कोई क्वेश्चन बनाओगे याद रखना, तो एक से तुम्हें 2 या 3 टूल है, तो जो टूल अच्छा लगे, जिससे जल्दी बन जाए। टूल्स हमेशा ज्यादा सीखने चाहिए, बिकॉज कब कौन सा टूल तुमको हिट कर जाएगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा टूल आसानी से लग जाता है, उसका कोई डिफाइंड वो नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करते, बट एक चीज जरूर है, आंसर जल्दी आना चाहिए और एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, हम इसको इस तरह से करते हैं। अब ये बताओ मुझे, इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया है ml²/12। इसकी वाट कितनी है? ml²/12। इसकी वाट कितनी है? ml²/6। एग्रीड? हाँ सर। तो अब मुझे ये बताओ, मैं जानना चाहता हूं इसका मोमेंट इनर्शिया इस डायगोनल के अबाउट। मैं इसके अबाउट जानना चाहूंगा, जो इसके डायगोनल के अबाउट है, क्या आएगा? क्या करूंगा? मान लेता हूं इसका मोमेंट इनर्शिया ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। क्या दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. क्या इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया आई होगा तो इसके अबाउट भी होगा आई ही, और एक्स के अबाउट वाई होगा तो इसके अबाउट भी होगा आई, दोनों के अबाउट होगा आई। हाँ सर। Yes, sir. तो आई प्लस आई, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, क्योंकि ये ml²/12, ये ml², तो ये तो निकल गया ml²/6, तो ये तो पता है ml²/6। तो आई प्लस आई कितना हो गया? ml²/6। तो आ गया आई इक्वल टू ml²/12। इसके बॉडी ml²/12, इसकी बॉडी ml²/12, इसकी बॉडी ml²/12, इसकी बॉडी ml²/12 और इसकी बॉडी ml²/12। सही है? Yes. इसको प्रूव करने मेरे पास एक और तरीका है कि मैं क्या करता हूं, इसको एक ट्रायंगल लेता हूं। मैं इसको एक ट्रायंगल लेता हूं, ले लिया। इस ट्रायंगल का बेस है, और मैंने बताया था, अगर ट्रायंगल मैंने दो बताया है, एक बताया कि ट्रायंगल इस तरह से, ट्रायंगल के बेस के अबाउट निकाल रहे हो, ये कोई ट्रायंगल इसके बेस के अबाउट निकाल रहे हो, तो क्या करते थे? mh²/6 बताया था। Yes, sir. और अगर ये ट्रायंगल है ऐसे करके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है, तब निकाला था वो बीटा वाला फॉर्मूला, ml²/2 इंटू 1 - 2/3 sin स्क्वायर बीटा, वो निकाला था। जो भी, तो यहाँ ये प्लेन, यहाँ ये, हम अगर इसके अबाउट निकाल दें और इसको डबल कर दें तब भी वही आएगा। करके देखो, नहीं विश्वास होता करके देखो। अगर देखो इस ट्रायंगल का अगर हम इसके अबाउट निकालना चाहते हैं तो क्या आता? mh²/6 ना, mh²/6, m का मतलब हो गया m/2, 6 का मतलब हो गया 6, ये h कितना है बताओ? l/√2 है ना, आ गया ml²/24, आ गया ना। इसको डबल कर देंगे ना, इसको डबल कर देंगे ना, ऐसा ही ट्रायंगल यहां भी तो है कि नहीं? Yes, sir. वही आएगा।
अच्छा एक चीज बताओ, और मैं ये जानना चाहता, ऐसे ये ट्रायंगल है, ये है L/√2, ये है L/√2, 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 ये है L, ये है 90 डिग्री। मुझे इसकी वाट निकालना मोमेंट एनर्शिया, कैसे निकालता? मास m, मुझे इसकी वाट निकालना मोमेंट एनर्शिया। दो तरीका है, एक तो सिंपल m इंटू m/6, m/6 टाइम्स ऑफ, यहां से ड्रॉप करो पर ये है ना L/√2 का स्क्वायर, ये ना। Yes, sir. दूसरा ऐसा एक यहां ले लो, ऐसा एक यहां ले लो, इसकी वाट x, इसकी वाट भी x, ये x अगर देगा, इस x की वाट ये भी देगा x, ये भी देगा x और ये भी देगा x, तो 4x इज इक्वल टू 4m इंटू L²/12 वही आता है। खैर वो तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उसको देखते जाते हैं, ठीक है। जरा देखो, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? मुझे ये प्रूव करना है ये जो स्क्वायर है, इसके प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास करता कोई भी एक्सिस ले लो, इसके प्लेन में, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस ले लो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 ही होगा। टेक एनी एक्सिस, टेक एनी एक्सिस, any axis passing through center of mass of square and lying in its plane, lying in its plane, take any axis passing the center of mass square, lying in its plane, center of mass lying in its plane, moment of inertia about that axis, moment of inertia about that axis is mL²/12। मतलब समझो, तुमने क्या देखा है अभी तक, तुमने क्या देखा है अभी तक? इसके बाद क्या था मोमेंट एनर्शिया, इसके बाद क्या था मोमेंट एनर्शिया, इसके बाद था mL²/12 था ना, mL²/12। हमको प्रूव करना है कोई भी एक्सिस इस प्लेन में ले ले, इससे पास होता हुआ सबके बाद mL²/12 भी होगा। कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे देखो, हम कह रहे हैं काम करते हैं, हम यहां एक एक्सिस ले रहे हैं जो यहां से 10 डिग्री बना रहा है। मान लो हम एक्सिस ले रहे हैं जो इस लाइन के साथ 10 डिग्री बना रहा है, ठीक ठीक, इसके साथ 10 डिग्री बना रहा है। दूसरा जो है एक्सिस ले रहे हैं जो ऐसे करके था, हाँ ये हमने इसको इस तरह से लिया हुआ था, ऐसे हमने इसको इस तरह से लिया हुआ था, इस तरह से, और इसको ऐसे ऐसे इसको टिल्ट कर दिया, ये पूरा सेट परपेंडिकुलर रखते इसको टिल्ट कर दो, तो दूसरा एक्सिस बनेगा यहां पे, दूसरा बनेगा यहां पे, जो कि यहां पर बनेगा, दूसरा बनेगा यहां पे, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रखा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ बनाएगा 10 डिग्री, यही ना जी, सही है।
एग्रीड? ओके, Yes, sir. अब ये बताओ क्या दोनों का मोमेंट इनर्शिया सेम होगा? हाँ सर सेम ही होगा। Yes, sir. जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट है, हर मास का काउंटर पार्ट इसमें भी है। इसके लिए यहां तुमको दिख रहा है थोड़ा छोटा लेंथ है, तो इसके लिए यहां थोड़ा छोटा लेंथ था। इस एक्सिस में ये जो छोटा लेंथ है, इस एक्सिस में ये जो छोटा लेंथ है, उसमें ये छोटा लेंथ है। इस एक्सिस में सबसे बड़ा लेंथ कहां पर है? इस एक्सिस में सबसे बड़ा लेंथ यहां पर है, तो इस एक्सिस में सबसे बड़ा लेंथ यहां पर है। काउंटर पार्ट तो है, यानी अगर इसके अबाउट अगर आई तो इसके अबाउट भी आई, और चूंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों का सम 2i, और 2i की वैल्यू तुमको पता है ml²/6 है ना? सही है? Yes, sir. आई आ गया ml²/12। अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्वेश्चन, क्या पूछूं? फाइंड मोमेंट इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस। तो मैं तुमसे ये पूछूं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है। इस कॉर्नर से एक एक्सिस है जो पास हो रहा है, इस कॉर्नर से एक एक्सिस इसी के प्लेन में पास हो रहा है, और ये इसके साथ 15 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है ये? 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। जैसे ये है, ऐसे है बुक, और एक्सिस ये है, इसी के प्लेन में है, और इसके साथ 15 डिग्री बना रहा है। कॉर्नर से पास हो रहा है, 15 डिग्री बना रहा है। इसकी वॉट मोमेंट इनर्शिया निकालना है। इसका मास है m, लेंथ है l। तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम जाओगे सेंटर ऑफ मास पे, ml²/3 शायद, मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूं। तो पहले तुम क्या करोगे? इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाओगे, इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाओगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। तो ये इसके साथ बनेगा 15 डिग्री। ये एक एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल है, जो इस एक्सिस के पैरेलल है, और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। एग्रीड ना? Yes, sir. अब तुम क्या करोगे? तुम जानते हो ये एंगल था 45 डिग्री। तो अगर तुम यहां से ड्रॉप कर दो, इन दोनों बीच को निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से अगर तुम एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ये एंगल टोटल कितना था? 60 डिग्री। तो ये लेंथ कितना आ जाएगा? d कितना आ जाएगा? दोनों बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/√2 sin 60 डिग्री। सही है जी? l/√2, ये एंगल 15 + 45 60 डिग्री, l/√2 cos 60 sin 60। सही है? इसके बाद तो मोमेंट इनर्शिया पता है। कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और उसके प्लेन में है, कोई भी एक्सिस, सबके वॉट ml²/12 भी होता है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा? आई वॉट एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस ml²/12 प्लस m इंटू l/√2 इंटू √3/2²। ये ना? ml²/12 प्लस 3 ml²/8 कितना है बताओ? 5 ml²/12 ना? नहीं, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, 2 + 11 ना? सही है जी? Sir, 11 ml² 24, ये होगा 25, 11 ml²/24 होगा, करेक्ट। 11 ml²/24 होगा आंसर। ठीक है? ओके। अब एक चीज बच गया हमारा कि अगर दो बॉडीज का कंबाइंड मोमेंट इनर्शिया या कैविटी निकालेंगे तो कैसे होगा मोमेंट इनर्शिया। दो बॉडी का कंबाइंड मोमेंट इनर्शिया कैसे निकालते हैं और कैविटी निकालेंगे उसका मोमेंट, ये बच गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैविटी हो रहा, बाकी सब कर चुके हैं।
एक्चुअली बोर्ड का ऊपर